हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेट क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक चैप्टर का नाम होगा बच्चों एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा है बच्चों मीनिंग एंड फंक्शन। भाई साहब, मीनिंग क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं एनवायरनमेंट के। तो बहुत सिंपल बात करूंगा मैं आज से। एनवायरनमेंट में क्या होता है बेटा, एनवायरनमेंट में कवर होते हैं टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस। जो चीजें हमें इनहेरिटेंस में मिली हैं, अपने पूर्वजों से मिलती चली आ रही हैं, उनको आप बोलते हैं टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस। जैसे मैं पेड़ पौधे की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, बर्ड्स की बात करूं, तो ये क्या है बेटा, समय से चलते हुए आ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज अ टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस फर्स्ट। फिर क्या है बेटा ये, एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, यानी सारे के सारे रिसोर्सेज, चाहे वाटर हो, एयर हो, लैंड हो, फॉरेस्ट हो, ये सब कुछ आपका एनवायरनमेंट होता है। तो अगर मैं सिंपल आपसे बोलूं कि एनवायरनमेंट में क्या आता है, एनिमल, बर्ड्स, यानी लिविंग थिंग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं। अब इन्हें पढ़ते हैं आराम से। इस एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट इज बायोटिक, सेकंड इज अबायोटिक। जब आप बात करेंगे बायोटिक की, यहां पे कवर होंगे ऑल लिविंग एलिमेंट्स। ऑल लिविंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड बायोटिक एलिमेंट्स, यानी सारे लिविंग एलिमेंट्स को आप बायोटिक बोलते हैं। जैसे बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज। तो ये सब का सब क्या हो गया बेटा, लिविंग थिंग है, तो इसका मतलब हो गया बायोटिक। जब हम बात करेंगे अबायोटिक की, यहां पे होगा बच्चों नॉन लिविंग एलिमेंट। तो नॉन लिविंग का मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग जो अभी फिलहाल लिविंग थिंग्स नहीं है, जैसे एयर, वाटर, लैंड। तो इसमें से क्वेश्चन आपको दिखेगा बेटा एमसीक्यू का, ये आपको अच्छे से करना है। फिर सुनना, जो फॉरेस्ट होता है आपका लिविंग थिंग है, फिशरीज की बात करूं लिविंग थिंग है। कई बार आप इसे अबायोटिक लिख के आते हैं, गलत। आपके अबायोटिक में आते हैं केवल एयर, वाटर और लैंड। डन बच्चों। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो अभी हमने बात करी एनवायरनमेंट की, जहां पे अबायोटिक और बायोटिक दोनों मिला के एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं। पहला फंक्शन बच्चों इस पे दिखाई दे रहा है, प्रोवाइड रिसोर्सेज। आप देखिए बच्चों, जब हमने ऊपर बात की थी, यहां पे मैंने वर्ड लिखा था ऑल रिसोर्सेज, यानी एनवायरनमेंट टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस है और हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। पहला प्रोवाइड रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। बात करते हैं रिन्यूएबल की, तो क्या हो सकते हैं बेटे, ट्रीज, फिशेस। ये क्या है बेटे, रिन्यूएबल। आप एक पेड़ अभी काटते हैं, हमें काटना नहीं चाहिए, समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों कि अगर कोई पेड़ काटते हैं फिर लगाते हैं तो फिर आ जाता है, तो ये क्या है बेटे, रिन्यूएबल। और जब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की, तो ये क्या होते हैं बेटे, फॉसिल फ्यूल। जो फ्यूल्स हैं, तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, तो अगर आप निकालते जाएंगे एक समय पे आके खत्म हो जाएंगे। तो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज, चाहे वो रिन्यूएबल की बात करें, चाहे आपको नॉन रिन्यूएबल की बात करें। आगे चैप्टर्स में इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। सेकंड है बच्चों, एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट, सोक कर लेता है। आप देखिए हम कितना कूड़ा, कितनी गंदगी फैलाते हैं बच्चों, लेकिन एनवायरनमेंट इसको एब्जॉर्ब करता जाता है। ये है खासियत एनवायरनमेंट की। हम अगर आप ढंग से देखें, हम जब घूमने कहीं जाते हैं पहाड़ों में, तो हम क्या करते हैं बेटे, चिप्स के पैकेट फेंकते जाते हैं। तो अभी जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था बेटा, बहुत सारी बारिशें हुई, तो सारा वापस यहीं पे आ गया। इसका मतलब एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, रिन्यूएबल भी और नॉन रिन्यूएबल भी। ऐसे एनवायरनमेंट एसिमिलेट करता है वेस्ट को। एसिमिलेट का मतलब होता है बेटा एब्जॉर्ब, यानी ये क्या करता है बेटे, वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। थर्ड लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, यानी सस्टेन, हमारी जो लाइफ है आपकी हमारी, उसको सस्टेन करता है। क्या देता है बेटा हमें, सन, सॉइल, वाटर एंड एयर। क्या इन चारों के बिना आप रह सकते हैं, नहीं रह सकते। आपके लिए एयर जरूरी है, वाटर जरूरी है,
सॉइल और सनलाइट। तो इसके बिना ये कौन प्रोवाइड करता है बच्चों आपको? एनवायरमेंट। फोर्थ एंड लास्ट, इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो आपके लिए जरूरी है, जैसे लैंड, फॉरेस्ट, रेनफॉल एंड एटमॉस्फेयर। तो अगर इसको मैं डिटेल में मैंने पढ़ाया आपको, सिर्फ अगर मैं फटाफट इसे रिवीजन कराऊंगा आपको, तो एनवायरमेंट का मतलब टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इसमें इंक्लूड होता है बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट। बायोटिक का मतलब लिविंग थिंग, अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग थिंग। जब मैंने बात करी फंक्शंस की, तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराता है रिसोर्सेज, चाहे रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो। फिर एसिमिलेट्स करता है वेस्ट, यानी इसको एब्जॉर्ब करता है वेस्ट को। उसके बाद सस्टेन लाइफ और एस्थेटिक सर्विसेज, आपको सन, सॉइल, वाटर, एयर, एटमॉस्फेयर, रेनफॉल ये प्रोवाइड कराता है। तो ये है एनवायरनमेंट। इसमें से आती है बच्चों केस स्टडी, तो इसको आप एनवायरनमेंट के टाइम में यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। भाई साहब, एनवायरनमेंट में हम बार बार, अगर आप देखेंगे कि हम बार बार क्या बातें करते हैं, हम बातें करते हैं कि भाई साहब जो एनवायरनमेंट है उसका बेकार होता जा रहा है बेटा एनवायरनमेंट। तो क्या क्या रीजन है इसके क्राइसिस के? फर्स्ट रीजन है बच्चों पॉपुलेशन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जितने लोग, जितनी पॉपुलेशन जहां ज्यादा होगी, एनवायरनमेंट के लिए मुसीबतें उतनी होती जाएंगी। अब आप सोचिए, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इंडस्ट्रियां ज्यादा लगेंगी, तो इंडस्ट्रियां किसको पॉल्यूटेट करेंगी? पॉल्यूटेट करेंगी आपके एनवायरनमेंट को। तो फर्स्ट रीजन समझ में आ गया, ये तो आपका पॉपुलेशन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियों में से जो वेस्ट होता है, अगर आपको पता हो, जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है वो कहां पे चला जाता है बेटा? उसको हम किसी वाटरफॉल या फिर नदी में, किसी झरने में, तो इसमें ऐड कर देते हैं और वो पॉल्यूटेट करता है। सेकेंड है बेटे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव ऑफ एक्सट्रैक्शन बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं बच्चों आपको, वाटर। तो वाटर अगर आप देखेंगे 73-74% अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की तो कवर करता है वाटर, लेकिन उसके बावजूद भी पीने के लिए जो पानी होता है वो कम होता जा रहा है। यानी जो पानी है, वाटर है, कम होता जा रहा है। यानी मुझे लगता है कि आगे वाले जो हमारे नेक्स्ट हमारी जनरेशन होगी, हम उन्हें कैसे बातें करेंगे मुझे समझ में नहीं आता वाटर की। अगली बात करें बेटा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा? पेट्रोल, डीजल, तो ये भी खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं अपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। थर्ड क्या है बेटा? एक्सटेंशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज, यानी कई रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। पहले आप देखिए बेटे, बर्ड्स की बात कीजिए, एनिमल्स की बात कीजिए, पहले कितने टाइप्स के होते थे, यानी इतने बर्ड दिखते थे आपको, शेर, ये चीज सब होता था बेटा, जिराफ की बात करते थे हम। लेकिन धीरे धीरे एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होता जा रहा है बेटा? मैनी रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। फोर्थ की बात करें बेटा, एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। एनवायरमेंटल क्राइसिस का ये मेन रीजन है। जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, जो उनके स्टैंडर्ड हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। उसके हिसाब से अगर हम बात करें इंडिया की, तो वो स्टैंडर्ड बहुत कम है। जब आप कंपेयर करेंगे बेटा एक ऐसी चीज से, जैसे आप आईफोन को कंपेयर करते हैं रेडमी से, तो हमें चाहे रेडमी में बहुत सारे फंक्शंस हों, उसके बावजूद भी आपको वो बेकार ही लगेगा। क्यों? आप कंपेयर कर रहे हैं आईफोन से। सेम टू सेम यहां पे हो गया। एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड, वो बहुत हाई सेट हैं, तो हमारे क्या लगते हैं उसके हिसाब से कम लगते हैं। एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। फिफ्थ इज डेवलपमेंट प्रोसेस हैज polluted the atmosphere and resulted increased incidence of respiratory and waterborne diseases। तो मैंने बताया, अभी बताया आपको मैंने, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो कहां पे मिल जाता है बेटे? वाटर में मिल जाता है। तो उससे बहुत तरीके की वाटर डिसीजेज आपको होती हैं, जिन्हें बोलते हैं वाटर बॉर्न डिसीजेज। ठीक है जी,
तो ये भी नुकसान होता जाता है। एंड लास्ट है बेटा ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। ये भी मेन रीजन है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो देश है या यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता जा रहा है, अभी बातें करेंगे इसकी। यानी ये है रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। आपसे पूछे भाई साहब क्या रीजन होते हैं, पहले देखो दो रीजन की बात करें। फर्स्ट अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। भाई साहब पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री क्या हो रही है बेटे, रिवोल्यूशन करना चाह रही है, पॉल्यूटेड हो रहा है। पॉल्यूटेड से क्या होता है बेटे, वाटर बॉर्न डिसीजेज आपको हो रही है। फिर हाई स्टैंडर्ड सेट हैं डेवलप वर्ल्ड के। उसके अलावा हम मैनी रिसोर्सेज को खत्म कर चुके हैं या उनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये वाला वर्ड किसका था बेटा, ये वाला था पॉपुलेशन का। सेकंड किसका था बेटा, रिसोर्सेज का। फिर ये किसका था बच्चों, एक्सटेंशन का, खत्म कर चुके हैं। फिर ये क्या था बेटा आपका डेवलप वर्ल्ड। फिर ये क्या था बेटा पॉल्यूशन, और ये था ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। भाई साहब देखो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो गया, जब एवरेज टेम्परेचर इस धरती का इंक्रीज होता जाता है। द ग्लोबल वार्मिंग इज ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर। क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशन। जब पृथ्वी यानी जब हम बात करते हैं धरती या अर्थ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन। यानी जब इंक्रीज हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं बेटे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। यानी यहां पे किसका मतलब होता है बेटा, फोर गैसेस। इसका मतलब जब ग्रीन हाउस जो यहां पे लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन जब इसमें इंक्रीज होने लगता है, जब ये गैसों में इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन सी गैस है बेटे, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। याद हो जाएगा। अगला है बच्चों ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, यानी अगर आप देखें जो सन होता है बेटा, सन और जब वो धरती पे आता है सन का जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, लेकिन जो उसको सोक करता है वो करती है ओजोन लेयर। लेकिन अब क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर। यानी जो वो परत है ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, डिस्ट्रक्ट हो रही है, जिससे यहां का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या होता है बेटा, क्लोरीन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे बोलते हैं आप CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर फोर्सेस इट इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर। हाँ जी डन। इसका मतलब एवरेज टेम्परेचर जब क्या हो रहा है बेटे, बढ़ रहा है, तो दो तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड इज ओजोन डिप्लीशन। जब हम बात करेंगे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग की तो वहां पे चार गैसेस, इसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। जब हम बात करते हैं बेटे ओजोन डिप्लीशन की तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लेकिन यहां हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि और फोर्सेस क्लोरीन को इंक्रीज कर देती हैं। अगला बच्चों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था बेटा, फटाफट पढ़ेंगे। विच इज सपोज टू बी द रीजन फॉर द ओजोन डिप्लीशन। ऑल साइनिंग मेंबर्स, यहां देखो बेटा ये पढ़ेंगे, ऑल साइनिंग मेंबर्स एग्री टू फ्रीज द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC इन द ईयर बाय द ईयर 2013। 2013 से कोई भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंक्रीज हो जाए। तो ये क्या था बेटा, यूनाइटेड नेशंस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो आ सकता है बेटा, समझ में आया। तो तीनों की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको समझा दिया, दूसरा ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन से बचने के लिए आया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिन्होंने बोला कि भाई साहब जो लोग यहाँ पे साइन कर रहे हैं
2013 से हम कोई प्रोडक्शन या कंजम्पशन ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि सीएफसी को नुकसान हो। सीएफसी क्या हो जाए बेटा, आपकी इंक्रीज हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए तीनों क्लियर है। अगला, चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। तो क्या क्या इंडिया के एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा। और इसकी जो 6 टर्म्स मैं आपको करा रहा हूं ये भी अलग अलग पूछ सकता है। पहला होता है बच्चों लैंड डिग्रेडेशन। सिंपल सा मतलब हो गया, जब आप सॉइल, वेजिटेशन या वाटर की क्वालिटी खराब कर देते हैं उन्हें बोला जाता है लैंड। देखो लैंड लिखा हुआ है, लैंड में क्या क्या आ रहा है बेटा, लैंड में हो गया बेटा सॉइल भी कवर हो रहा है, वाटर भी और वेजिटेशन भी, वेजिटेशन कंडीशन। तो जब इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है बाय मैन मेड, मैंने मतलब क्या होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन, तो उसे बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन। यानी लैंड जो थी अब आपने डिग्रेड कर दी। रेफर्स टू डिक्लाइन, क्या बोला बेटा, डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन कॉमनली कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। जब ह्यूमन एक्टिविटीज से ओवरऑल क्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है, चाहे वो सॉइल की हो, वाटर की हो, वेजिटेशन कंडीशन की हो, तो उन्हें बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब मैं बात करूं बेटा डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। सिंपल सी बात, एक अगर हिंदी बताऊं आपको मैं, जब आप जंगल काट के जंगल काट देते हैं और उस पे कुछ सोसाइटी डेवलप कर लेते हैं, फार्म हाउस का कल्चर चल रहा है बेटा, फार्म हाउस बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। इट इन्वॉल्व्स द परमानेंट डिस्ट्रक्शन। भाई साहब फॉरेस्ट खत्म करे और उठा के बना दिया फार्म हाउस। इट इन्वॉल्व्स द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स। पेड़ पौधे काटे, फॉरेस्ट काटा और आपने सोसाइटियां बना दी, फार्म हाउस बना दिए, दुनिया भर की चीजें बना दी वहां पे आपने, तो इसे क्या बोला जाता है बेटा, डिफॉरेस्टेशन या डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। थर्ड है बच्चों सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बेटा कुछ कुछ आपको लगेगा लैंड डिग्रेडेशन की तरह, यानी यहां पे भी क्या होगा, जो सरफेस सॉइल होता है वो खत्म हो जाता है, वॉश हो जाता है, लेकिन ये होता है रेनफॉल से, फ्लड से। तो सॉइल इरोजन, जहां पे जो सॉइल था वो अपनी जगह से खिसक गई, नीचे हो गई। इट टेक्स प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड, देखो वर्ड देखो, सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू द एक्सेसिव रेन एंड फ्लड्स। तो अगर मैं बात करूं यहां पे लैंड डिग्रेडेशन की, तो ये होता है बच्चों ह्यूमन एक्टिविटीज से। सॉइल इरोजन होता है बेटा रेनफॉल और फ्लड से। और डिफॉरेस्टेशन, जब आप फॉरेस्ट काट के बेटा आपने क्या बना दिया, फॉरेस्ट काटने के बाद आपने वहां पे अपने रहने के लिए जगह बना दी या उनको खत्म करके फार्म हाउस बना दिया। नेक्स्ट है बच्चों बायोडायवर्सिटी लॉस। आप याद करें बेटा, अगर मैं सिंपल बोलूं उससे, बायोडायवर्सिटी लॉस, पहले के जमाने में कितनी सारी स्पीशीज होती थी, प्रजाति, बर्ड्स की बात करूं, पशुओं की बात करूं या पौधों की बात करूं, यानी प्लांट की बात कर रहा हूं, एनिमल्स की बात कर रहा हूं, बर्ड्स की बात कर रहा हूं, तो धीरे धीरे वो कम होती जा रही हैं। इसे बोलते हैं बायोडायवर्सिटी लॉस। बायोडायवर्सिटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनॉर्मस वैरायटी, यानी खूब सारी वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट रेफर्स टू एवरी लिविंग थिंग इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल एंड ह्यूमन। सब कुछ कवर कर रहा है। यानी जब वैरायटी जो थी इन चीजों में, इन चारों की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, वो कम होती जा रही है। इट used to describe the enormous variety of life on the earth. It refers to every living thing including plant, bacteria, animal and human. यानी जब इसका लॉस हो जाता है, कम बचते हैं स्पीशीज, तो उसे बोलते हैं बायोडायवर्सिटी लॉस। फिफ्थ और सिक्स्थ ये अच्छे से आपको आता है, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इट इज कॉज्ड व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंस, चाहे वो आप खुद कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से आ रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर का आ रहा है, when toxic substance enter rivers, stream and other water bodies and get dissolved or lie suspended in the water. यानी जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस था बच्चों, वो किसी तरीके से वाटर में पहुंच जाए और वाटर में पहुंचने के बाद वहां पे क्या हो जाए बेटा, डिसॉल्व हो जाए, यानी उसी में समा जाए, उसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन।
इससे होती है वाटर बॉर्न डिसीजेस भी। अगला है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा, जब आप देखेंगे इंडस्ट्रियां चलती हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है, स्मोक डस्ट, तो इस चीज में मिल जाता है बेटा एटमॉस्फेयर में, और इससे क्या होती है बेटे गंदगी। जब आप पटाखे, जैसे सिंपल बात बताऊं आपको, दिवाली के टाइम पे या न्यू ईयर पे जब आप बहुत सारे पटाखे छोड़ते हैं तो क्या होता है बेटे, ऊपर जो एक परत बन जाती है, बहुत सारा धुआं धुआं दिखाई देता है, तो वही है बेटा स्मोक और डस्ट। इट इज द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक स्मोक, डस्ट, particles in the air in such concentration which are harmful to the environment। तो सिंपल, अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी हमने पढ़े चैलेंजेस। तो पहला पढ़ा लैंड डिग्रेडेशन, उसके बाद हमने पढ़ा डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, फिर हमने पढ़ा सॉइल इरोजन, नेक्स्ट हमने कवर करा बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर और एयर पॉल्यूशन। आई होप क्लियर है बच्चों। अब पढ़ने वाले बेटे चैप्टर का एक और चीज, चलिए, मीनिंग एंड वेज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो बेटे, अब मैं बातें करूंगा, चैप्टर का नाम था एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंट की बात कर ली सर, एनवायरमेंट में क्या फिर से रिवीजन करेंगे बेटा, एनवायरमेंट में भैया प्लैनेटरी इनहेरिटेंस आ गए, सारे रिसोर्सेज आ गए, बायोटिक आ गए, अबायोटिक आ गए, क्या क्या इसमें दिक्कतें थी मैंने वो पढ़ लिया है ना बेटे, क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया के लिए वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट के साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी एनवायरमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज करो कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव हो, उनको भी एटलीस्ट बच जाए। यानी अभी मैं बात करता हूं अगर वाटर की, तो हम बार बार कहते हैं कि भाई साहब पानी बचाओ। रीजन क्या है कि हम इसको इतना यूज करें, इस मात्रा में यूज करें कि एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशन देख पाए और वो भी इसको यूज कर पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं और ऐसे यूज कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए आप सेव कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, यानी ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरा कर रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर रेस्पेक्टिव नीड। भाई साहब डेवलपमेंट ऐसा फ्यूचर जनरेशन भी क्या कर सके बेटे, उस नीड को पूरा कर सके अपनी। अगर उनके लिए पानी नहीं रहेगा पीने का तो क्या करेंगे बेटे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें नहीं परवाह बेटे फ्यूचर जनरेशन की, नहीं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर रेस्पेक्टिव नीड्स। उनके नीड्स को पूरा करेंगे आप। कैसे आप अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हाँ जी, कैसे अचीव कर सकते हैं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट? पहला, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे यूज करें बेटा, रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं उनका आप कम से कम यूज करें। सेकेंड, सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल, यानी रिन्यूएबल को कम यूज करें, रिस्ट्रिक्ट जब जरूरत हो जब ही करें। ये नहीं पानी फ्री है तो पानी करते ही रहे बेटे, ऐसे फॉरेस्ट है तो काटते ही रहे उनको, नहीं, रिस्ट्रिक्ट यूज करना है आपको रिन्यूएबल। और जो नॉन रिन्यूएबल है उसको क्या करें बेटा, सब्स्टिट्यूट विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे इसके एग्जांपल अगर आपको बताऊं, पहले जो कार होती थी बेटे वो चलती थी पेट्रोल डीजल की। अब हमें लगा कि हम तो इसे खत्म करते जा रहे हैं क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है, तो उसका सब्स्टिट्यूट लेके आए बेटे। क्या लेके आए बेटा कि एलपीजी गैस से भी चला सकते हो आप। फिर एक और सब्स्टिट्यूट लेके आए, सीएनजी से चला सकते हो। और आजकल अब एक नया सब्स्टिट्यूट आया है इलेक्ट्रिक कार, कि आप इलेक्ट्रिक पानी के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे हाइड्रो पावर के थ्रू, और उससे हम क्या चलाएंगे बच्चों, कार चला सकते हैं। तो पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम यूज करें, और नॉन रिन्यूएबल को क्या कर दें बच्चों, सब्स्टिट्यूट।
थर्ड देखिए बेटा, बिकम इनपुट एफिशिएंट, यानी किसी भी प्रोडक्ट के आउटपुट के लिए आपको कोई प्रोडक्शन करना है, जैसे आपको पेपर बनाना है, तो आप इस तरीके से इनपुट यूज करें, इन पेड़ पौधों को ऐसे यूज करें कि हम एक पेड़ से ज्यादा पेपर बना पाए या पेपर को अवॉइड ही कर दें। ठीक है जी, तो बिकम इनपुट एफिशिएंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या करता है बच्चे, आपके एनवायरनमेंट को बेकार करता है, पॉल्यूटेड करता है, जिससे कि आप रिसोर्सेज यूज नहीं कर पाते। तो आपको इनपुट एफिशिएंट बनना है और आपको करना है बच्चों कंट्रोल पॉल्यूशन। लास्ट है बच्चों पॉपुलेशन। तो अगर मैं बोलूं वेज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिंपल अगर बात करूं तो जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनका कम यूज करें। सेकंड, नॉन रिन्यूएबल को बच्चों क्या करें, नॉन रिन्यूएबल को सब्स्टिट्यूट कर दें। थर्ड, आप बने इनपुट एफिशिएंट, इनपुट। फोर्थ किसकी बात करी बेटे, फोर्थ बात करी इसने पॉल्यूशन की, और फिफ्थ बात करी बेटा पॉपुलेशन की। तो ये 5 चीजें करेंगे आपको मिल जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है बेटा, हम क्या क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। पहला देखो, वो पीछे वाले पॉइंट याद रखना कि हमको रिन्यूएबल कम से कम यूज करना है और नॉन रिन्यूएबल को क्या करना है बेटा, हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। पहला देखो बेटा, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे होता है बेटा विंड पावर एंड सोलर रेज। यानी आपने देखा होगा बेटा, कई लोग क्या करते हैं, ऊपर सोलर सिस्टम लगाते हैं, धूप से चार्ज होता है। कई अब तो बेटा अगर देखोगे आप हाईवेज पे तो वो भी यूज कर रहे हैं। आप घर के ऊपर लगाइए छत पे सोलर, सोलर क्या करेगा बेटा, सनलाइट में वो आपको नीचे प्रोवाइड कराएगा इलेक्ट्रिसिटी, तो एनर्जी का सोर्स बचा रहे हो आप। सेकेंड, विंड पावर, जब आप हाईवेज पे जाते हैं तो बड़े बड़े पंखे की शेप में ऐसे राउंड में घूमता रहता है, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है विंड पावर। इससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप फर्स्ट क्लियर होगा। सेकेंड है बच्चों यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, कंप्रेस सीएनजी, अभी बताया मैंने आपको, क्या बताया था, सीएनजी, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्लीनर फ्यूल आपको यूज करना है, जिससे एनवायरनमेंट अच्छी कंडीशन में रह सकता है। डीजल और पेट्रोल से क्या होता है, बहुत नुकसान होता है, तो यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। थर्ड है बेटा मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, ये जो तीनों पॉइंट थे बच्चों, ये तीनों पॉइंट किसके कॉन्टेक्स्ट में हैं, ये है आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में। पहला आपको बताया गया कि भाई साहब आप विंड पावर यूज कर लें, आप सोलर रेज यूज कर लें। दूसरा आपको बताया गया कि आप एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए सीएनजी यूज करें, यूज क्लीनर फ्यूल्स। थर्ड आपको बताया गया कि मिनी हाइडल प्लांट्स लगाएं, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ देखेंगे बेटे, फोर्थ है ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पूर्वज हमारे नॉलेज छोड़ के गए, आप उसको यूज करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बेटे एग्रीकल्चर, पहले वो आपको याद हो, वो गाय के गोबर से खाद बना देते थे और उससे क्या करते थे बेटे, उससे खेती कर लेते थे। अब वही कल्चर लौट के वापस आ रहा है बेटा, है ना, यानी वही कल्चर हम बाद में लेके आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटे, कि हमने एग्रीकल्चर को और ज्यादा डेवलप कर दिया मैंने, है ना। तो आप वो यूज करें ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिस, चाहे वो हेल्थ की बात करें, नीम यूज करते थे बेटे, वो नीम का दातुन यूज करते थे, वो बीमार कम पड़ते थे। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस यूज करें आप, जिससे कि आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। फिफ्थ है बच्चों, फिफ्थ और सिक्स सेम रहेगा, बायो कंपोस्ट और बायोपेस्ट, यानी आपको बायो कंपोस्ट यूज करना है। बायो कंपोस्ट का मतलब हो गया जो ऑर्गेनिक वेस्ट को नेचुरल मैन्योर में कन्वर्ट करता है। यानी जब आप बात करेंगे बायो कंपोस्ट की, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी आपका होगा उसको नेचुरल मैन्योर में कन्वर्ट करेगा। और जब आप बात करेंगे बायोपेस्ट, बायोपेस्ट में क्या हो गया बेटा, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, यानी जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं केमिकल वाले, आप उन्हें हटाइए, नीम बेस्ड कर दीजिए।
अगर मैंने लिखा है बेटा अगला, आउल, लिजार्ड, स्नेक, पिकॉक्स, ये सारे थे नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर। तो इससे क्या करते थे बेटा, पेस्ट कंट्रोलर माने जाते थे। तो अगर मैं बात करूं बेटा आपसे, अगले जो 3 की बात करी है बेटे, इसने बात करी है बेटे ट्रेडिशनल की। फोर्थ क्या था, ट्रेडिशनल नॉलेज, फिर बायोकंपोस्ट और बायोपेस्ट। बायोपेस्ट मतलब जो कन्वर्ट कर बना रहा है आपको नेचुरल मैन्योर, और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड यूज करें आप। लास्ट है बेटा आपका चेंजिंग इन द अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। यानी आप देखिए 3 का सेट अलग है, ये 3 का सेट अलग है, और ये है लास्ट क्या कह रहा है कि जो भी अनसस्टेनेबल पैटर्न है, कोई ऐसा पैटर्न आप यूज कर रहे हैं जिससे कि आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एनवायरमेंट का कोई भी इश्यू आप अपने, जैसे वाटर की बात कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर जनरेशन को नहीं दे पाएंगे, तो आप उसको दूर करिए कि भैया हमें वो कंजम्पशन नहीं करना। चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न, उसको सस्टेनेबल करने के लिए चेंज करिए पैटर्न में, इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड लास्ट इज अ थैंक यू। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 7, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। अब आपका एक लास्ट चैप्टर बचता है बेटा, वो हम क्या करेंगे बेटे, कल वीडियो बना के आपके लिए वहां पे डाल